हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम 14 चैप्टर मैथ्स में सांख्यिकी उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हमने जो माध्य ढूंढने की विधि है 3 उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी और प्रश्नावली 14.1 के 2 क्वेश्चन तक हमने किए थे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब से खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपीस है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। देखो, बोर्ड में सबसे ज़्यादा कोई एग्जाम्पल इस सांख्यिकी चैप्टर में पूछा जाए तो ये जो लुप्त बारंबारता F है वो पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये प्रश्नावली में मोस्ट IMP अगर कोई क्वेश्चन हो तो ये है F ढूंढने वाला, इसलिए थोड़ा गौर से समझना। ठीक है, इसमें दिया गया है बॉक्स में कि भाई दैनिक जेब भत्ता, तो 11 से 13 मतलब 11 से 13 रुपीस तक जिसके पास है ऐसे 7 बच्चे, जिसके पास 13 से 15 ऐसे 6, ऐसे सब दिए है वर्गंतराल। आप नीचे बॉक्स भी देख सकते हो। फिर बारंबारता 7, 6, 9, 13 F5 और वो FI है हमारा। इसमें थोड़ी उसने मिस्टेक कर दी है। बॉक्स आएगा FI बारंबारता और उसके बाजू वाले बॉक्स में जो हम करते थे वही। ठीक है, उसमें आएगा मध्य बिंदु यानी कि XI, और मध्य बिंदु आपको पता ही है कि वर्ग अंतराल में ऊपरी और निचली जो सीमा चिन्ह है, ठीक है, उस दोनों का योग करो और बट्टे में 2 डाल दो तो आपको मध्य बिंदु भी मिल जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे मध्य बिंदु ढूंढा है। देखो 11 और 13 का होता है 12, मतलब बीच वाली जो संख्या आएगी ना वो सभी मध्य बिंदु होगी। ओके, ये हो जाने के बाद हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से ये हल करते हैं। तो गुणा आप करोगे भाई 12 गुणा 7, 14 गुणा 6, इन सभी का आपको गुणा करना है। 20 गुणा F तो 20 F, वो सभी। ठीक वैसे ही आपको बारंबारता का भी योग करना है और आपने गुणा करने के बाद जो लिखा है उन सभी का आपको योग करना है। ओके, अब आगे तो अब क्या करना है आपको कि भाई हमारा जो माध्य का फॉर्मूला है कौन सा है कि भाई x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बट्टे में सिग्मा FI। तो x बार माध्य तो ऑलरेडी दिया गया हमें, कितना है 18, तो 18 वहाँ पे इज इक्वल टू योग आया 752 प्लस 20F, फिर सिग्मा FI तो 44 प्लस F, वो हो गया। अब 18 के साथ गुणा करना है हमें 44 प्लस F का और इक्वल टू 752 प्लस 20F। फिर 18 गुणा 44 तो 792 और 18 का F के साथ गुणा करोगे तो 18F हो जाएगा। अब क्या करना है, जो F वाले है उसको एक साइड कर दो, जिसके पास F नहीं है उसको आप एक साइड कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2F इज इक्वल टू 40। तो F इज इक्वल टू मिलेगा 40 के बटे में 2 यानी कि 20। ठीक है, तो आपका F मिल गया। कितना आंसर आया 20। ओके, चलो
चौथा कि भाई किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। कोई हॉस्पिटल होगा, उसमें एक डॉक्टर ने 30 महिला की जांच की और उनके हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट प्रति मिनट संख्या, मतलब 1 मिनट में कितने हृदय स्पंदन होते हैं वो उसने नोट किया। ठीक है, और फिर उसको संक्षिप्त रूप में जो नीचे दिया गया है उस हिसाब से लिखा। तो आपको पूछा है कि भाई इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 65 से लेकर 68 तक प्रति मिनट जिसकी हृदय स्पंदन है ऐसी 2 महिलाएं, जिसकी 68 से 71 है ऐसी 4, 71 से 74 ऐसे 3। ठीक है, तो यह सब चीज़ तो दी गई है, यानी कि वर्ग अंतराल हमारे पास है, बारंबारता मतलब FI है, और FI का योग करोगे तो वो भी कितना 30 ही आएगा। फिर देखो XI यानी कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आपको पता ही है कि भाई दोनों का योग करके उसके बट्टे में 2, तो आपको आंसर मिल रहा है देखो 66.5, 69.5, 72.5 ऐसे सभी कीमत मिल रही है। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3। देखो आपको क्या करना है, सिंपल एंड स्वीट, 2 की वैल्यू ढूंढ ली मध्य बिंदु की, वो दोनों में डिफरेंस कितना है वो देख लो, फिर आगे बढ़ाते जाओ। 3 है तो 3 बढ़ाते जाओ, 5 है तो 5 बढ़ाते जाओ, ताकि आपको बार बार मध्य बिंदु ढूंढने की आवश्यकता ना हो और आपका टाइम भी बच जाए, इसीलिए। ओके, चलो अब आगे। इसमें आप 2 विधियाँ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको प्रत्यक्ष विधि यूज़ करनी है कि डायरेक्ट XI इंटू FI का गुणा करना है तो वो भी आप कर सकते हो, और कल्पित माध्य की विधि आप करना चाहो तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कल्पित माध्य में कुछ नहीं है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, वो बॉक्स ऐड करना है, फिर ये मध्य बिंदु है उसमें से किसी को भी A मान लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रत्यक्ष विधि से इसका सॉल्यूशन किया, तो इसकी प्रत्यक्ष विधि आप देखोगे तो देखो FI इंटू XI, वैसे सभी का उसने गुणा कर दिया और लिखा है, फिर सभी का योग करने पर लास्ट में उसका आंसर आ गया है 2277, और फिर माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI, उसके बट्टे में सिग्मा FI, तो 2277 बट्टे में 30, तो आंसर आपका लास्ट में मिलेगा 75.9 यानी कि 75.9। ओके, चलो आगे। 5वां कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। कोई फुटपाथ है, वहाँ पे आम बेचने वाला था। कौन था? आम बेचने वाला। भले उनसे कहीं थी क्यों तो वीडियो बनाओ हम तो थारा में क्यों त्यामा हूँ लेकनी जरूर पड़े। तो किसी फुटकर बाजार में कि भाई एक फल बेचने वाला था, वो आम बेच रहा था, और इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। अलग अलग पेटी है, उसमें भिन्न भिन्न आम रखे हुए। तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन आपको दिया गया है।
तो आपको पूछा गया कि भाई एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई कोष्टक क्या है कि भाई 50 से 52 तक आम हो ऐसी पेटियां है 15, 53 से 55 तक आम रखे हो ऐसी है पेटियां 110, फिर 56 से 58 तक हो ऐसी है 135। तो ऐसे सब दिए गए हैं। तो अब वर्ग अंतराल तो वो ऐसे ही, फिर पेटियों की संख्या तो वो FI वो भी दिया गया है, फिर XI वो तो पता ही है आपको कि भाई वो मध्य बिंदु निकाल के ढूंढा गया है, और जो 50 और 52 उसके बीच की जो संख्या है वो ही मध्य बिंदु है, देख लो आप। ठीक है। और फिर उसने क्या किया, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि से उसका हल किया। लेकिन हम कल्पित माध्य विधि या तो पग विचलन की विधि, कोई भी विधि का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी इजी लगे वो। लेकिन अगर आपको ऐसा कहा गया कि भाई कल्पित माध्य की विधि से इसका माध्य ढूंढिए, तो आपको वो ही विधि करनी पड़ेगी। और अगर आपने ये विधि कर डाली, देखो आंसर तो तीनों विधियों में सेम ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको कल्पित माध्य की विधि पूछी है और आपने प्रत्यक्ष विधि यूज़ की, तो आपका पूरा क्वेश्चन सही आंसर होने के बावजूद भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने प्रत्यक्ष विधि का यूज़ किया, FI इंटू XI गुणा किया और लास्ट में योग किया, तो आंसर आया देखो 22,875। ठीक है, और फिर 22,875 फॉर्मूला डाल के उसमें वैल्यू डाली और उसके बट्टे में 400 डाले, तो आंसर आएगा 57.19। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 कि भाई निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। 25 परिवारों को भोजन दिया है। ठीक है, तो उसका दैनिक व्यय हर दिन कितने पैसों का खर्च हुआ, तो 100 से लेके 150 तक रुपए रोज खर्च हुए ऐसे परिवार मिले 4, जिसमें 150 से 200 ऐसे परिवार 5, 200 से 250 तो ऐसे 12। तो ऐसे सभी परिवार दिए हैं। ठीक है, ये भी पूरा इजी है, आपको ऑलरेडी वर्ग अंतराल दिया है। FI यानी कि बारंबारता भी दी गई है। XI यानी कि आपको ढूंढना है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु भी देखो आप 100 और 150 का तो होगा 250 और 250 का आधा होगा 125। सभी में डिफरेंस देखो, फिर 175, तो दोनों के बीच में 50 का डिफरेंस है, तो आप 50 का डिफरेंस रखते रखते सभी में वैल्यू डाल सकते हो। तो आपको क्या बार बार मध्य बिंदु ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसने प्रत्यक्ष विधि का ही यूज़ किया है, दोनों का गुणा किया। तो गुणा करने पर आपको पहला 500, फिर 875, फिर 2700, फिर 550, फिर 650, ऐसा करके सभी आंसर मिले और सभी का उसने योग किया, तो उसका लास्ट में योग आ रहा है 5275 और बारंबारता का योग आ रहा है 25। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला डालने के बाद 5275 उसके बट्टे में 25, तो उसका आंसर कितना आ रहा है 211। ठीक है, चलो अब आगे 7वां एग्जाम्पल
क्या दिया है देखो कि भाई वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड उसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए कि भाई SO2 की सांद्रता कितनी है, वो उसने 30 मोहल्लों में घूमे और आंकड़े एकत्रित किए। तो देखो 0.00 से 0.04 तक की सांद्रता हो ऐसे 4, फिर 9, 9, 2, 4, 2 ऐसे दी गई है और आपको पूछा कि भाई माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कि भाई वर्ग अंतराल, फिर दिया है FI यानी कि बारंबारता। वो बारंबारता का योग करोगे तो आप कितना मिलेगा, 30 ही मिलेगा क्योंकि 30 ही मोहल्ले थे। फिर आपको ढूंढना है मध्य बिंदु। देखो मध्य बिंदु में ध्यान रखना पॉइंट वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे तो पूरा एग्जाम्पल इजी है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन गुणा करने में और माइनस प्लस करने में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट वाला है। इसीलिए अगर इसमें थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा एग्जाम्पल गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मध्य बिंदु सबसे पहले ढूंढ लो आप। फिर मध्य बिंदु ढूंढने के बाद यहाँ पे उसने प्रत्यक्ष विधि का यूज़ किया, तो आप वो करना चाहते हो, लेकिन आपको पॉइंट में ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, गुणा करो, गुणा करने के बाद योग किया तो उसका आंसर आ रहा है देखो 2.96। फिर फॉर्मूला डाला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई, उसके बट्टे में सिग्मा एफ आई। तो 2.96 के बट्टे में 30 डाला तो आंसर आ रहा है देखो 0.099। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई SO2 का वायु में माध्य सांद्रण है 0.099 ppm पार्ट पर मिलियन। इसका फुल फॉर्म है वो याद रखना, ठीक है। जनरल नॉलेज की है और आपको साइंस में भी यूज आएगा, ठीक है। चलो अब आगे 8वां कि भाई किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। तो एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य कितना, कि भाई स्कूल में छुट्टियां मारी तो कितने दिनों की मारी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, उसके बारे में उसने ये पूरी रिकॉर्ड बनाया। तो जिसने 0 से लेके 6 दिनों की छुट्टी मारी ऐसे 11 है, 6 से लेके 10 तक दिनों की छुट्टियां ऐसे 10, फिर वैसे बढ़ता जाए दिन, ठीक वैसे ही विद्यार्थी की संख्या भी दी गई है। तो इसमें भी आपको सेम टू सेम वही करना है कि भाई वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, दोनों का गुणा FI इंटू एक्स आई, FI इंटू एक्स आई करोगे और लास्ट में फिर आप उसका योग करोगे तो आपका आंसर देखो मिल रहा है, कितना मिल रहा है आपको 499 यानी कि 499। फिर इसमें माध्य का फॉर्मूला जो प्रत्यक्ष विधि का है वो डाल दोगे तो 499 यानी कि 499 उसके बट्टे में 40, तो आपका आंसर आ रहा है देखो 12.47, ठीक है। चलो आगे इस प्रश्नावली का आखिरी एग्जाम्पल क्या दिया है देखो कि भाई निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। 35 नगरों की जांच की, इसमें साक्षरता दर यानी कि पढ़ाई लिखाई कितने परसेंटेज है वो, ठीक है। तो साक्षरता दर दर्शाती है, तो हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। अब देखो
साक्षरता दर 45 से 55 हो ऐसे नगर कितने हैं? टोटल 3, यानी कि सबसे कम अगर साक्षरता है इस सारणी में तो ऐसे टोटल कितने हैं? 3 ही है। जहाँ 55 से लेकर 65 हो ऐसे 10 नगर है, फिर 65 से लेकर 75 हो ऐसे 11, 75 से 85 तो 8, 85 से 95 तो 3, ठीक है। और हमें ढूंढना है माध्य, तो वर्ग अंतराल तो है ही, नगरों की संख्या यानी कि बारंबारता वो भी है, फिर मध्य बिंदु एक्स आए तो वो ढूंढना पड़ेगा। तो 45 + 55 दोनों का योग होगा 100 और 100 का आधा यानी कि 50। ठीक वैसे ही दूसरे का आप करोगे तो उसका आंसर मिलेगा 120 और उसका आधा कितना मिला? 60। तो देखो 50 और 60 दोनों में 10 का डिफरेंस है, तो आप 10-10 ऐड करते जाओगे तो आपको सीधा आंसर मिल सकता है, ताकि आपको बार बार मध्य बिंदु ज्ञात करने की ज़रूरत ना पड़े। अब क्या करना है, जो हम करते थे वही कि भाई fi × xi दोनों का गुणा कर दो। गुणा करने के बाद योग देखो सिग्मा fi × xi कितना आ रहा है? 2430। और यहाँ पे बारंबारता का योग करोगे तो वो तो 35 ही आएगा। फिर हमारा माध्य वाला जो है फॉर्मूला, वो माध्य वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो 2340 बट्टे में 35, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 69.43%। हाँ, आपको परसेंटेज में दिखाना है, प्रतिशत में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 14.1 खत्म होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी पहली विधि जो हम पूरे चैप्टर में 3 जो विधियाँ हैं, माध्य, बहुलक और माध्यक, इसमें से माध्य का जो भी है वो यहाँ पे प्रश्नावली 14.1 में ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमने ये माध्य के 9 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की। यहाँ पे 9 एग्जाम्पल के बारे में मैंने आपको सिखाया। तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन खुद करना है। अगर इसमें समझ आ गया हो तो, और आप देख ही रहे हो कि भाई 9 एग्जाम्पल हमने किए 1 से लेकर 9 तक, सभी में उसने प्रत्यक्ष विधि का ही यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि भाई सभी एग्जाम्पल में एक ही मेथड का यूज़ किया, पूरी इजी है, उसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है भाई, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही फ़ायदा आपको ही होगा, ठीक है। और वैसे भी ये चैप्टर बोर्ड में मोस्ट IMP है, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई जो तीसरा एग्जाम्पल आया था, पहला जो आज स्टार्ट किया F वाला, वो मोस्ट IMP है, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा अगर सांख्यिकी में पूछा जाए तो वो जो बारंबारता ढूंढने वाला जो एग्जाम्पल है, वो चाहे वो माध्य हो, माध्यक हो या बहुलक हो, ठीक है, उसमें से ही ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने वो मोस्ट IMP आपको कहा, ठीक है। तो आप ये 9 एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं आपको, तो आप अपनी बुक में अच्छे से लिख देना। और अगर आपके पास प्रैक्टिस वर्क भी है, ठीक है, अगर है तो कोई नई लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर है तो आप उसमें भी देख सकते हो, उसमें प्रैक्टिस के लिए और भी एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। इसलिए अगर प्रैक्टिस वर्क हो तो उसमें भी आप सॉल्व करो, और कुछ समझ में ना आए भाई तो एनी टाइम आप कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन ये चैप्टर आपको अच्छे से याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रश्नावली 4.1
14.1 ये पूरी बुक में आपको नोट डाउन भी करनी है। देखो इसमें से आपको कॉपी नहीं मारनी है, ठीक है। आप खुद एक बार कोई एग्जाम्पल 9 में से एक ले लो और खुद सॉल्व करो, और फिर यहाँ से आंसर जांच करो कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही है या गलत, ठीक है। तो ही आपको पता चलेगा कि भाई मुझे मैथ्स में कितना आया, उसके अलावा आपको पता चलेगा नहीं। इसलिए कॉपी मत मारो, गाइड का भी यूज़ मत करो, ठीक है। आपके पास बुक है, उसमें से किसी को भी एग्जाम्पल को पकड़िए और आंसर लाइए। अगर आपका आंसर आया तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये चैप्टर में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 यानी कि हम बहुलक के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक रखते हैं। ओके, जय श्री कृष्ण।